आज दोस्तों मैं आपके साथ मिलकर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में एसआईआर कराने का ख्याल कहां से आया और क्यों आया। इस बात को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर हम इस देश में लोकतंत्र की बहबूदी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया सबके लिए समान स्तर मुहैया कराए, प्रतियोगिता का सबके लिए समान स्तर मुहैया कराए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, तो हमें यह जरूर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में एसआईआर कराने का ख्याल कहां से आया। मैं कई बार कह चुका हूं कि एसआईआर एक मनगढ़ंत कैटेगरी है। देश में आज तक कभी एसआईआर नहीं हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ। भाजपा और उनके समर्थक और भाजपा के आलोचक भी गलती से लगातार ये कहते रहते हैं, भाजपा और उनके समर्थक जानबूझकर और भाजपा के आलोचक गलती से कहते रहते हैं कि पहले भी ऐसा एसआईआर हुई थी। एसआईआर कभी भी नहीं हुई। जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है 1960 का, उसमें एसआईआर का जिक्र ही नहीं है। वहां स्पेशल रिवीजन का जिक्र है, समरी रिवीजन का जिक्र है, इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की कोई भी कैटेगरी नहीं है। ये कैटेगरी चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने और नरेंद्र मोदी ने मिलकर कैसे गढ़ी, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। दोस्तों, हुआ ये कि 2024 के चुनाव में बहुमत खोने के कारण संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सदमे और उदासी का कोई ठिकाना नहीं था। वे लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन रह गए 240 पर। इस सदमे के कारण ही उन्होंने सोचना शुरू किया कि कोई ऐसा पुख्ता और स्थायी इंतजाम किया जाए कि इस तरह का सदमा दोबारा कभी ना लगे। वे हर चुनाव बिना किसी दिक्कत के जीतते रहे। वैसे भी बहुसंख्यकवादी राजनीति हमेशा परमानेंट मेजॉरिटी यानी स्थायी बहुमत की तलाश में रहती है। उन्होंने देखा कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद 100 साल से संघ लगा हुआ है, पिछले 11 साल से, साढ़े 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उससे पहले 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रह चुकी है, राम जन्मभूमि आंदोलन चला चुके हैं, तो अयोध्या में राम मंदिर भी बनवा दिया। फिर भी जो हिंदू समाज उनके छाते के नीचे आया, वह अभी तक केवल 31 से 38% के बीच ही आ पाया है। पता नहीं ये आंकड़ा 40% कब होगा, 45% कब होगा और कैसे 45% के मुकाम तक पहुंचेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच में सत्ता ही हाथ से निकल जाए। चूंकि चुनाव आयोग की गठन प्रक्रिया पर सरकार का कब्जा पहले से हो चुका था, इसलिए उन्होंने नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर एक ऐसी मतदाता सूची क्यूरेटेड करने की योजना बनाई जिसके आधार पर भाजपा का सत्ता पर संपूर्ण कब्जा हो जाएगा। चूंकि मीडिया पहले से उनके कब्जे में है, इसलिए उन्हें पता है कि सोशल मीडिया के अलावा व्यावसायिक मीडिया में उनसे कोई जवाब तलबी भी नहीं होगी। सारे देश में वे एसआईआर करा के अपने विरोधी वोटों को जहां तक संभव होगा वोट काटकर और अपने फायदे वाले वोटों को जोड़ते चले जाएंगे। अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद दक्षिण भारत में भी भाजपा को बिहार की तरह ही ढेरों वोट मिलने शुरू हो जाएंगे। मोदी जी ने कह ही दिया है कि बिहार की हवा तमिलनाडु पहुंच चुकी है। दोस्तों, यही है वह मुख्य कारण कि नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार मिलकर एसआईआर को इस देश के गले जल्दी से जल्दी उतार देना चाहते हैं। महीने भर में ही एसआईआर करा देना चाहते हैं। 12 राज्यों में, बिहार में हो चुकी है। उनका मानना यह है कि जितनी देर लगाएंगे, एसआईआर की प्रक्रिया इतनी लंबी होगी, उतना ही उसके खिलाफ जन गोलबंदी का मौका मिलेगा। कोई जो चाहे, जो आपत्ति करना चाहे करता रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाता रहे। एसआईआर महीने भर के अंदर करा दी जाए, उसके बाद में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उनकी मनमर्जी की मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी और आगे भी उस मतदाता सूची में संशोधन करते हुए और नए वोट जोड़े जाते रहेंगे, जैसे कि बिहार चुनाव के दौरान हुआ। चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर खत्म करने के बाद में एक मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी, लेकिन जब तक बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें 3 लाख वोट और जोड़ दिए गए। विपक्ष को पता भी नहीं चला कि ये वोट कैसे कैसे जोड़ दिए गए। यही है उनका हथकंडा। इसीलिए वे एसआईआर के जरिए हमारे चुनावी लोकतंत्र पर स्थायी रूप से कब्जा करना चाहते हैं। यह दूसरी बात है कि विपक्ष की कोशिशों के कारण
और सोशल मीडिया की कोशिशों के कारण एसआईआर गले से सीधे नीचे उतरने की बजाय थोड़ा बीच में अटक गया है। सवाल दर सवाल है, हमें जवाब चाहिए, पुराना नारा है, अगर जवाब न मिल सके तो एसआईआर के खिलाफ इनकलाब चाहिए। सारा देश जवाब मांग रहा है। पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त मिलकर राहुल गांधी को एसआईआर पर सवालिया निशान लगाने से क्यों रोकना चाहते हैं? कल मैंने वे मुद्दे पेश किए थे जो किसी भी लोकतंत्र प्रेमी भारतीय नागरिक को एसआईआर और चुनाव आयोग के ऊपर उठाने चाहिए। आज मैं बताने जा रहा हूं कि खुला पत्र लिखने वाले 272 प्रतिष्ठित नागरिकों की असलियत क्या है, ये कौन है, इनमें से किन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, इनमें से ऐसे लोग कौन हैं जो मोदी जी की महिमा गाने के लिए जाने जाते हैं, इनमें से वे कौन कौन हैं जो पहले से संघ परिवार के संगठनों में शामिल हैं और वे कौन से हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं। दूसरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार इतनी हड़बड़ी में एसआईआर करा रहे हैं कि उन्हें इसकी भी चिंता नहीं है कि उन्हें काम के दबाव में मरते हुए, आत्महत्या करते हुए, ट्रेन से कटते हुए, खुद को फांसी पर लटकाते हुए, दिल के दौरे से प्राण त्यागते हुए बूथ लेवल अफसरों या बीएलओस की कोई परवाह नहीं है। आज की तारीख तक देश में 28 बीएलओ एसआईआर की भेंट चढ़ चुके हैं। 12 राज्यों में एसआईआर युद्ध स्तर पर कराई जा रही है। आइए पहले 272 कथित रूप से प्रतिष्ठित नागरिकों के बारे में चर्चा करें। इन 272 कथित रूप से प्रतिष्ठित नागरिकों की पोल कांग्रेस की मीडिया सेल की प्रधान सुप्रिया श्रीनेत ने खोल दी है। सुप्रिया जी पुरानी पत्रकार हैं, तो मीडिया सेल के प्रमुख के तौर पर आजकल जो खोजी पत्रकारिता है उसमें भी कभी कभी हाथ आजमाती रहती हैं। ये उन्होंने जो हाथ आजमाया है, इससे बड़े दिलचस्प तथ्य निकल कर आए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक के बाद ऐसी कई पोस्टें एक्स पर डाली हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में धूम मचा दी है। उन्होंने बताया है कि इनमें से कई तथाकथित रूप से प्रतिष्ठित हस्ताक्षरकर्ताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। जाहिर है कि आरोपों से बचने के लिए जरूरी है, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी है कि वे सरकार के प्रति खुशामदी रवैया अपनाएं। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है और सजा से बचने के लिए लोकतंत्र के इस सिपाही पर हमला कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था, जस्टिस एस एन ढींगरा इस पत्र के मुख्य लेखक हैं। उनके ऊपर कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग करने और बदले में लाभ प्राप्त करने यानी क्विड प्रो क्वो का आरोप है। एक और हस्ताक्षरकर्ता दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। वे 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एल बी सुब्रमण्यम एपीआईआईसी एमआर रियल एस्टेट घोटाले के आरोपी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व जीडीपी आर एन सिंह के घर से आयकर छापे में 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। कर्नाटक के पूर्व सचिव ए के मोनप्पा केपीएससी परीक्षा घोटाले और बीडीए म्यूचुअल फंड घोटाले में आरोपी हैं। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व प्रधान सचिव रमेश झालकी पर आमदनी से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी बीके सिंह आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आरोपी हैं। ये सारे के सारे इस खुले पत्र के हस्ताक्षर करता है। इस खुले पत्र के कथित प्रतिष्ठित लेखकों और हस्ताक्षरकर्ताओं का मामला यहीं खत्म नहीं होता। इनमें से कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों द्वारा दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ लिखी गई इस चिट्ठी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इन लोगों में प्रभात शुक्ला हैं जो पूर्व राजदूत हैं और विवेकानंद फाउंडेशन के साथ उनके संबंध हैं। अनिल त्रिगुणायत हैं जो पूर्व राजदूत हैं, विवेकानंद फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अशोक मित्तल हैं, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच हैं, इनका संबंध भी इंडिया फाउंडेशन से है। वीरेंद्र गुप्ता हैं जो पूर्व राजदूत हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के साथ इनके तार जुड़े हैं। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के हिस्से हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। इन 272 लोगों में से ऐसे कई प्रतिष्ठित तथाकथित रूप से प्रतिष्ठित सदस्य हैं जो बाकायदा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। यह है न्यायमूर्ति पी एन रविंद्रन, पूर्व राव प्रमुख संजीव त्रिपाठी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अय्यर कृष्णा राव, पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी, केरल के पूर्व डीजीपी टीपी सेन कुमार, झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर, कर्नाटक के पूर्व मुख्य सचिव बी एच अनिल कुमार,
कर्नाटक के पूर्व डीजीपी भास्कर राव, मेजर जनरल पीडी वत्स, मेजर जनरल पीसी खरबंदा, जाहिर है कि राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखकर ये भाजपा के सांगठनिक आदेश का ही पालन कर रहे हैं। दोस्तों, यह पोल खाता यहीं खत्म नहीं होता। इन्हीं में से एक हैं आदर्श कुमार गोयल, जिनका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। सुप्रिया जी का एक ट्वीट बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, पहले वकील थे। 2001 में 2001 में जारी एक आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट बताए जाने के बावजूद अटल सरकार के कार्यकाल में नहीं, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूं, माफ कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, पहले वकील थे। आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट बताए जाने के बावजूद अटल सरकार के कार्यकाल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इन्हें जज नियुक्त किया गया। 2018 में मोदी सरकार ने इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया। हरियाणा में खट्टर सरकार से ने इनके बेटे को लाखों रुपए के मासिक वेतन पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया। जाहिर है कि यही कर चुकाने के लिए इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लिखी चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। जिन संजीव त्रिपाठी का ऊपर जिक्र किया गया है, वे आईपीएस अधिकारी थे। Priya added a hotel to her रिसर्च एनालिसिस विंग के प्रमुख रह चुके हैं। 2014 में ये सज्जन बीजेपी में शामिल हो गए। रियासी से लेकर पहलगाम और दिल्ली बम ब्लास्ट तक लगातार इंटेलिजेंस फेल्योर पर इनका मुंह कभी नहीं खुला। अब मुंह खुला भी तो राहुल गांधी के खिलाफ, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही हस्ताक्षरकर्ताओं में एक है योगेश गुप्ता, जो भारत के उच्चायुक्त हुआ करते थे। ये लगातार मोदी का चरण वंदन करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर लड़कियों के बारे में इनकी खास तरह की टिप्पणियां भी देखी जा सकती हैं। ऐसी ही हैं, इन्हीं में है एक श्रीमती लक्ष्मीपुरी। 15 साल तक यूनाइटेड नेशंस में रहीं। उसके पहले 28 साल तक भारत की राजदूत थी। श्रीमती पुरी मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी है। दोस्तों, यह तो एक छोटा सा विवरण है जो खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों की असलियत खोलता है। ये लोग ना निष्पक्ष हैं और ना ही जिस तरह की प्रतिष्ठा इन्हें मीडिया में दी जा रही है, उस तरीके से ये लोग प्रतिष्ठित हैं। दोस्तों, या तो ये लोग भ्रष्टाचार के आरोपों के दबाव में राहुल का विरोध करने के लिए मजबूर हैं, या ये भाजपा और संघ के साथ सांगठनिक रूप से जुड़े हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत द्वारा किए गए इस भंडाफोड़ के बाद अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस खुले पत्र के पीछे असली इरादा क्या था।